नमस्कार दोस्तों। तो इसको चलना होगा कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और अभी तक मैं जो आपको जानकारियाँ दी थी, मैंने उम्मीद करती हूँ कि आप उन सब का पालन कर रहे होंगे और उनको अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कितने साधारण से साधारण शब्दों में आपको समझा सकूँ। और आपके बहुत से ऐसे प्रश्न जो आप नहीं पूछ पाते हैं और उसको मीडिया में भी कई बार शेयर नहीं किया जाता है, उन सवालों के जवाब भी देने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया कि आप लोग कई बार जानना चाहते हैं कि इतनी बार हाथ धोएं, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर 5 डिग्री तक पहुंच गया है बहुत से एरियाज़ में, तो क्या करें कि जो है कम हाथ धो के भी हम अपना काम चला सकें। इसी तरह से कई बार आप लोगों का सवाल होता है मास्क कब लगाएं, कब ना लगाएं, किसको कौन सा मास्क लगाना है और मास्क को कितना लगाना ज़रूरी है और कहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पिछली बार भी आपको पहले एपिसोड में ही बताया था कि मास्क को जो है लगाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ भी हैं। जैसे हेल्थ केयर वर्कर को तो N95 मास्क लगाना है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और बाकी लोगों के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी कि जब ये पीक टाइम है तो कॉटन क्लॉथ के मास्क ना यूज़ करें, वो इफेक्टिव नहीं है इस समय, और सर्जिकल मास्क यूज़ करें। और आमतौर पे जो कि दवा की दुकानों पे मिल जाते हैं उनको ले लें और उसका एक बॉक्स लेके रख लें और उसी को यूज़ करें। पर डे एक मास्क यूज़ करें अगर बाहर निकलना है, और इवनिंग तक सारा काम होने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको फेंक दें। इस तरह से दिन में एक बार उस मास्क को यूज़ करना है। स्पेशली अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या किसी तरह के भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, तब तो आपको सर्जिकल मास्क ही यूज़ करना है। और अदरवाइज स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप कॉटन क्लॉथ मास्क यूज़ कर सकते हैं, पर ये मैं बता रही हूँ कि इस वक्त कॉटन क्लॉथ मास्क इफेक्टिव नहीं है। अब सवाल ये है कि किस वक्त मास्क को लगाए रखें और किस वक्त उसको निकालें। इसके लिए ये है कि सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली कोरोना वाले, वो किस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, किस किस तरह से इनका स्प्रेड होता है। तो इनका स्प्रेड 3 तरह से होता है, जिसमें सबसे कॉमन है शॉर्ट रेंज का स्प्रेड। शॉर्ट रेंज का स्प्रेड वो है जैसे हम आपस में दो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, जिसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं, मतलब डिस्टेंस 1 मीटर ही है अराउंड, और हम काफ़ी पास में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हम दोनों लोगों का मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो स्प्रेड होता है, हमारे जो भी कुछ हम बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे बोलने से जो भी सिक्रेशंस भाप के रूप में बाहर निकलते हैं, जिनको एरोसोल कहते हैं, उनमें इन्फेक्शन रहता है और वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, प्रसारित हो सकता है। इसको रोकने के लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है। कई बार हम ये भूल जाते हैं, बात करते समय हम स्पेशली मास्क को नीचे उतार देते हैं। जैसे पेशेंट्स हमारे साथ करते हैं कि अपनी हिस्ट्री बताते वक्त वो मास्क नीचे कर लेते हैं कि शायद डॉक्टर को सुनाई न दे रहा हो, जो कि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना है। जब दो लोग आसपास बैठे हुए हैं उस वक्त निश्चित रूप से मास्क को अच्छी प्रकार लगा के रखना है। और मास्क को लगाने का तरीका, अगर ये मास्क है तो आप यूँ लगाएंगे और नोज और चिन आपकी पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए। अगर इसको सेट करना है तो आप साइड से छू सकते हैं इसको, पर सामने से इसको नहीं छूना है, और इसको निकाल देंगे। हो सके तो आप लगाते और निकालते समय हाथ को साफ करेंगे। और बाकी लोगों के लिए सर्जिकल मास्क है जो कि इस तरह का होता है। इसका जो अनकलर्ड पोर्शन है, जिधर कलर नहीं है, उसको आप अंदर रखेंगे और कलर्ड पोर्शन को बाहर रखेंगे, और जो ये मेटल क्लिप लगी हुई है ऊपर में, इस हिस्से को ऊपर रखेंगे। ऊपर लगाकर इसको लगाएंगे। अगर ढीला है तो इसको आप टाइट यहाँ पे बना लीजिए, पर पूरी तरह से नोज के ऊपर होना चाहिए ये, और चिन भी नीचे ढकी होनी चाहिए। तो फिर आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहेंगे। और एक ये रेस्पिरेटर का काम करता है जो कि इन्फेक्शन को पूरी तरह रोकता है। तो इस तरह से स्पेशली ये 2 तरह के मास्क का ही इस समय यूज है, जिसमें से कि जो N95 वाले मास्क हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं, और जो सर्जिकल मास्क हैं वो बाकी लोगों के लिए हैं। कोशिश करिए कि इन्हीं 2 प्रकार के मास्क का इस समय यूज हो। तो मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे कॉमन जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो है शॉर्ट रेंज इन्फेक्शन का, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। और जिस वक्त हम किसी के सामने खड़े हों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हों, तो स्पेशली हमें मास्क का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 2 और तरीके हैं स्प्रेड के, वो हैं एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने पर, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे मरीज छींक कर या बाई चांस थूक करके चला गया, कुछ उसके मुंह से सिक्रेशन आ गया और हमारा हाथ ऐसे पड़ गया, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाला है। इसमें हमको तुरंत हैंड वॉश कर लेना है और सैनिटाइज भी कर लेना है। और वैसे ये बहुत अनकॉमन होता है, पर जब होता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायरस आने की संभावना रहती है। तो ये हो गया दूसरे तरीके का इन्फेक्शन। पहला हो गया शॉर्ट रेंज इन्फेक्शन, दूसरा हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट से, और तीसरा होता है लॉन्ग रेंज इन्फेक्शन, जो कि हम मानते हैं कि अगर दूर दूर तक एरोसॉल फैला हुआ है या लोगों के थूक और खांसी के छींटे दूर दूर तक चले गए हैं तो वो वातावरण में रह जाते हैं।
पहली वेव जब आई थी तो इसको लेके अभी भी रिसर्चेस बाकी थे और लगता था कि हर चीज़ में जो है इन्फेक्शन आ जाता है, इसलिए उस वक्त बहुत ज़्यादा रोकथाम के तरीके बताए गए थे। पर अब ये पाया जाता है कि इतना भी कॉमन नहीं है फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन। फोमाइट बॉर्न मतलब चीज़ों में जो जाकर चिपक जाता है इन्फेक्शन, वो इतना भी कॉमन नहीं रह गया है जितना कि लोग इससे डरते हैं और अपना सामान बचा के रखते हैं। इवन पेशेंट हमें जो दिखाने आते हैं वो अपना स्वेटर जब निकालते हैं तो यहाँ रखने में डरते हैं कि स्वेटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े इन्फेक्टेड नहीं होते। फिर भी हमारा ये मानना है और ये देखा गया है रिसर्चेज में कि जो भी एरोसॉल या जो भी सेक्रेशन निकलता है वो दूर दूर तक जाता है और चीज़ों पे जम जाता है। इसीलिए ऐसा मानते हैं कि स्पेशली जब कोविड पीक टाइम में हो तो आपको जो है रूम में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करके ऐसी व्यवस्था रखनी है जैसे पहले के समय में होती थी कि बड़े बड़े जो है खिड़कियाँ हों, बड़े बड़े जो है ये रोशनदान हो उस कमरे में, और इस तरह से जो भी एरोसॉल निकलेगा या जो भी सिक्रेशन निकलेगा वो हवा के साथ बाहर बहुत दूर दूर तक चले जाता है और वो इतना दूर हो जाता है कि उसका इन्फेक्शन लगना इतना आसान भी नहीं है। और 72 घंटे के बाद यूजुअली जो है वो वायरस जो है खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। इसीलिए 72 घंटे के बाद हमें लॉन्ग रेंज का इन्फेक्शन लगना मुश्किल होता है। फिर भी ये कॉन्सेप्ट में है कि लॉन्ग रेंज का इन्फेक्शन होता है, इसलिए हमेशा खुले और हवादार जगहों पे रहिए, स्पेशली जब इन्फेक्शन अपने पीक टाइम में हो। जैसे कि हम डॉक्टर्स को भी अपने ओपीडी में अब इस पीक टाइम में एसी का यूज़ मना किया गया है और हमें जो है इस तरह से अपने कमरों को रखना पड़ता है कि वो हमेशा हवादार बने रहें। साथ ही जो है हम जो N95 मास्क यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम धो नहीं सकते, इसको हमें 3 दिन तक एक बार यूज़ करने के बाद रखना होता है। चाहे तो इसे हम धूप दिखा सकते हैं और 3 दिन के बाद ये फिर से इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, उसी कॉन्सेप्ट पे जैसा मैंने बताया कि 3 दिन बाद वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इस तरह 5-6 मास्क जो है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिसको रिपीट कर करके उन्हें पहनना होता है, पर N95 मास्क को धोना नहीं होता है। एक बार भी जब हम इसको धो देते हैं तो ये इसका N95 वाला यूज़ खत्म हो जाता है और ये सिर्फ एक साधारण डबल लेयर्ड मास्क की तरह काम करता है। हम यूज़ कर सकते हैं इसको और लोग यूज़ कर सकते हैं एक डबल लेयर्ड मास्क की तरह, पर ये N95 नहीं रह जाता है, उसको हमें बिना धोए ही यूज़ करना होता है। तो ये थे मास्क के यूज़। और मास्क कब यूज़ करें? जो लोग घर में हैं, हाउस होल्ड में है, ऑफकोर्स घर के अंदर मास्क नहीं यूज़ करेंगे। बाई चांस घर में कोई बाहरी व्यक्ति आता है जो पहले कभी नहीं आया है तो फिर आप घर में उससे मास्क लगा के मिलेंगे, और या फिर आपको किसी कारण से बाहर जाना पड़ता है तो आप मास्क लगाएंगे। घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया मास्क के बारे में जो आपको कंफ्यूजन थी, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, और कब आधा उतार देते हैं आप जिसको नहीं उतारना है, क्योंकि उसी वक्त आपको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। कहने के लिए आप मास्क लगाए होते हैं पर आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है कि बार बार बताने पर भी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कोविड पीरियड में होगा। तो अभी तो ये डॉक्टर्स के लिए ही बहुत सारी जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, और इस बार जो नए रिसर्चेज आए हैं तो बहुत कम दवाएं हैं जिन्हें यूज़ करना है। तो डॉक्टर्स को ही अभी इस पर सोचना है, ये डॉक्टर्स की हेडेक है। इसके लिए नॉन मेडिकल पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। और अपने कई सारे पोस्ट में भी मैं डालती हूँ, FB पे कोई पोस्ट हो, फेसबुक पे या कहीं भी मैं, और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालती रहती हूँ कि कौन सी दवाओं का मिसयूज़ नहीं करना है। आमतौर पे जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग तुरंत ही कोई एंटीबायोटिक या फिर जो है एंटी एलर्जी की ये सब दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। पर विशेष रूप से अनुरोध है कि इस बार ओमाइक्रॉन के इन्फेक्शन में हमें अपनी इम्यूनिटी से ही उसको हील होने का मौका देना है। तो जो कॉमन प्रैक्टिस में भी जो हम यूज़ करते थे उन दवाओं को रोक देना है और एक हफ्ते सिर्फ पैरासीटामॉल ले सकते हैं, और घरेलू होम रेमेडीज लेने के लिए मैं मना नहीं कर रही, उसको लीजिए, गरारा वगैरह जो करना है, काढ़ा लेना है लीजिए, पर एक हफ्ते अपनी इम्यूनिटी को मौका दीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन अपनी इम्यूनिटी से बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रहा है। और लोगों की रिकवरी कभी कभी सिर्फ 3 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में अलग अलग इम्यूनिटी के आधार पर हो रही है। इसलिए पहले इम्यूनिटी के आधार पर ही इसको रिकवर करने का मौका देना है और दवाओं का दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये तो हो गई जो आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन में आप कोई भी दवाओं को लेकर दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा जब कोविड आया तो कुछ और दवाओं का यूज़ शुरू हो गया, जो कि शुरुआत में रिसर्चेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, बहुत पता नहीं चला था, इसलिए कुछ दवाएं चलाई गई थी जो अब लंबे रिसर्च के बाद गलत साबित हुई हैं, जिसमें कि आपकी आइवरमेक्टिन, विटामिन और एसिक्यूज, ये सब जो दवाएं आप लेते थे, ये सब जो है इन पर रोक लगा दी गई है। केवल पैरासीटामॉल का यूज़ बताया गया है। अब आप पूछेंगे पहले दिया फिर रोक क्यों लगा दी?
तो सभी मनुष्य हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में चीज़ें पता लगती हैं। पहले जो भी रिसर्च थे वो हमारे एनेक्डोटल थे, ऑब्जर्वेशनल थे, मतलब जो घटनाएं घट रही थी, जैसे केसेस हो रहे थे उसके आधार पे किए गए थे। अब जब हमें तीसरी वेव आ गई, तीसरा साल शुरू हो गया, तो हमें टाइम मिल गया कंट्रोल ट्रायल्स, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता लगी। मतलब हमने लंबे ट्रायल किए जिसमें कि 10-12 हज़ार पेशेंट्स पे एक आध साल तक स्टडी करने के बाद पता लगा। और ये ट्रायल जो होते हैं यही ऑथेंटिक होते हैं और यही जो है आगे इनके आधार पे हमें चलना होता है। उनके अनुसार अब हमें ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरल जो दवाएं हैं वो भी 2 प्रकार की हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए हैं। अगर मेरे जूनियर डॉक्टर कलीग्स मुझे सुन रहे हैं तो स्पेशली उनको मैं ये बता रही हूँ कि 2 तरह की एंटीवायरल दवाएं चलाई गई हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए टैबलेट फॉर्म में मोलनुपिराविर दवा आई है, जैसे पिछली बार फेविपिराविर थी उसी तरह से मोलनुपिराविर है, पर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए ही इसको रखा गया है। और इसके लिए कम से कम एक इंडिकेशन ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक कोमॉर्बिडिटी पेशेंट में होना जरूरी है। कोमॉर्बिडिटी जैसा मैंने बताया कि एक एडिशनल बीमारी कोई होना जरूरी है, तभी इसका उपयोग करना है। इसका दुरुपयोग सभी के द्वारा नहीं करना है जिनको कि जो कि माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं पर और कोई बीमारी नहीं है। केवल ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाएगा, वो भी जबकि एक बीमारी साथ में उपस्थित हो। सीवियर केसेस के लिए पहले की तरह ही रेमडेसिविर है जिसको बेसिटुरिन के साथ यूज किया जाएगा जैसी आवश्यकता होगी डॉक्टरों को। और स्टेरॉइड का जो मिस यूज किया जाता था वो पूरी तरह से बैंड है इस बार। अर्ली कंडीशन में स्टेरॉइड उल्टे हमारी इम्यूनिटी को रोकता है और हमने जैसा बताया कि ओमिक्रॉन के केस में हमें अपनी इम्यूनिटी को काम करने का पूरा मौका देना है। स्टेरॉइड भी लेट केस में यूज होगा, डॉक्टर्स के द्वारा यूज होगा, मतलब कि सुपरविजन में ही यूज होगा और जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होगा। तो ये 2-3 दवाएं हैं हमारे पास और वो भी डॉक्टर्स को समझनी है, उन्हें यूज करनी है। इसका हेडेक और किसी को नहीं लेना है और किसी भी प्रकार की दवाओं के दुरुपयोग से इस बार बचना है। 1 हफ्ते अपने आप को समय दीजिए कि अपने आप सेल्फ हीलिंग हो। उसके बाद अगर बीमारी बढ़ती है तब हम कुछ और सोचेंगे और तब भी आगे डॉक्टर का ही काम है, ये आपकी टेंशन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को बहुत अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे, बहुत स्पष्ट रूप से। इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें इस बार किस तरह की दवाएं लेनी है और ये आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। तो इसी तरह आप सब चलते रहिए मेरे साथ और जो मैं आपको बता रही हूँ सारे नियम और ये जो तरीके बता रही हूँ उनको पालित करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।